धर्म देख के तो आपने पीएफआई को बैन कर दिया। चलो साहब, अच्छी बात है, आतंकवादी गतिविधियां कर रहे हैं, तो क्या वो आतंकवादी गतिविधियां 8 साल बाद दिखाई दी आपको? पहला प्रश्न तो ये आ रहा है, 2014 से 2021 तक आप कहाँ सोए हुए थे? कर रही थी ना। तो 7 साल लग गए एजेंसियों को जांच करने में। ठीक है, जब आपको चुनाव के समय कोई मुद्दा बनाना होता है तब तो जांच प्रक्रिया नहीं होती और आनन फानन में काम कर दिया जाता है, कहीं बुलडोजर चढ़ा दिया जाता है, कहीं एनकाउंटर कर दिए जाते हैं। यहाँ दरअसल मुद्दा ऐसा था, जो पीएफआई का हेडक्वार्टर है केरल में, मेरी जानकारी के हिसाब से, और केरल में ही एक भारत जोड़ो यात्रा चल रही है जिसका नेतृत्व तो कांग्रेस पार्टी के तमाम लीडर और इसके अलावा तमाम जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं वो लोग कर रहे हैं। तो मुद्दे से भटकाने के लिए इस काम को किया गया। और साथ में पैरेलल में एक बात और थी, 22,000 करोड़ रुपए का एक ABG नाम की कंपनी है गुजरात की, वो मोदी जी के व्यापारी मित्र हैं जिनका नाम है ऋषि अग्रवाल। उन्होंने 22,000 करोड़ रुपए का फ्रॉड किया और वो वहाँ से चंपत हो गए हैं। तो एक मुद्दा ये भी था। तो इन दोनों मुद्दों को दबाने के लिए इन्होंने पीएफआई वाला काम किया है। इसमें मैं स्वागत तब करता जब विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, RSS जैसे जो आतंकी संगठन है, अभी केरल में जो बम विस्फोट हुआ था उसमें RSS का हाथ था, और तमाम जगह इस तरह से जो आतंकवादी गतिविधियाँ होती हैं, जहाँ लिंचिंग का काम होता है, जहां धर्म और जाति के नाम पे दंगे होते हैं, तो उसमें भी आरएसएस के तमाम लोग संलिप्त रहते हैं। अगर इस तरह की जो आरएसएस जैसी जो संस्थाएं हैं, विश्व हिंदू परिषद जैसी संस्थाएं हैं, बजरंग दल जैसी संस्थाएं, इन पे भी अगर बैन लगा दिया जाए तो मैं खुले दिल से स्वागत करूंगा। एक तरफा जो नीतियां चल रही हैं, एक तरफा जो इनका वोट बैंक की राजनीति साधने के लिए जो काम चल रहा है, तो ये चीजें इस देश में नहीं चलेंगी। पीएफआई पे मतलब एक तरफा कार्रवाई है आपकी नजर में? हाँ, दोनों तरफ से करो ना। पीएफआई बैन कर रहे तो आरएसएस भी बैन करो। आरएसएस को आपने छूट क्यों दे रखी है? आरएसएस जो है देश का पहला, आजाद देश का पहला आतंकवादी नाथूराम गोडसे किस संस्था से था? आरएसएस से था ना। साध्वी प्रज्ञा जो अभी संसद में बैठी हुई है, किस संगठन से थी? आरएसएस से थी। और ऐसे में हजारों नाम गिना सकता हूँ जो आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त रहे और जो आरएसएस से जिनके प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से संबंध है। तो कार्रवाई करनी है दोनों तरफ कीजिए। आरएसएस तो राष्ट्रवादी संगठन है। मैं नहीं कहता साहब, ये तो कुछ चंद लोग जो बीजेपी के लोग हैं वो लोग कहते हैं कि राष्ट्रवादी संगठन है। इसी तरीके से जो कुछ लोग जो मुस्लिम पंथी लोग हैं वो ये कहेंगे साहब पीएफआई जो है वो राष्ट्रवादी संगठन है। पीएफआई पे टेरर फंडिंग आ रही थी जिसका हिसाब तो टेरर फंडिंग तो आरएसएस पे भी आ रही है। टेरर फंडिंग तो दोनों तरफ आ रही है। कट्टरपंथ से जुड़ी हुई जो भी संस्थाएं हैं, चाहे वो पीएफआई हो चाहे आरएसएस हो, दोनों पे ही बराबर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। दोनों को ही बाहर से फंडिंग मिलती है और दोनों ही लोग कट्टरपंथ को बढ़ावा दे रहे हैं। और दोनों ही तरह की जो संस्थाएं हैं वो देश में सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं। और इस तरह की जो गतिविधियां हैं जो दोनों ही तरह की संस्थाएं कर रही हैं, चाहे वो संघी करें चाहे वो मुसंगी करें, हमारा दोनों से ही विरोध है। हमारा देश अनेकता में एकता वाला देश है। हमारे देश में हर जाति हर धर्म का आदमी सदियों से रह रहा है, तब तो दिक्कत हुई नहीं। जब से ये बीजेपी सत्ता में आ गई तब से ये दिक्कत होने लग गई। कहा जा रहा पीएफआई सिमी के रास्ते चल रही थी। देखो, अगर चल रही है तो उस पर बैन लगाओ ना, रोका किसने है? लेकिन ये 8 साल बाद क्यों? क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा चल रही है। ये फिर आरएसएस के साथ भी करो ना। आप इसको चुनावी प्रोपेगेंडा क्यों बना रहे हो? आप विश्व हिंदू परिषद के लोगों पे कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हो? आप जो तमाम हिंदुत्व के नाम पे जो दंगे भड़काने का काम करते हैं, कपिल मिश्रा जैसे लोग, अनुराग ठाकुर जैसे लोग, मैं कहाँ बना रहा हूँ? ये मुद्दा तो बीजेपी बना रही है, क्योंकि गुजरात में और हिमाचल में चुनाव है। ये पोलराइजेशन करना चाह रही है, वोटों का पोलराइजेशन करना चाह रही है। आपने भी देखा होगा उत्तर प्रदेश सहित जब 5 राज्यों के चुनाव आए तो इन्होंने हिजाब का मुद्दा लगा दिया। जब जब चुनाव आता है, मैं पहले भी बोल चुका हूँ, तब तब ये धर्म की तरफ जाते हैं, तब तब ये हिंदू मुस्लिम करने का प्रयास करते हैं। अभी देखना ज्ञानवापी जैसी जो और मस्जिदों का जो जिन्न है वो फिर निकल के आएगा। फिर किसी तरीके से कोई नरसिंहानंद जैसा कोई और स्वघोषित जो धर्मगुरु है वो आएगा और धार्मिक भावनाएं भड़काने का काम करेगा। ऐसे तमाम धर्मगुरु बीजेपी ने पाल रखे हैं जो धर्म के नाम पर जो अपना धंधा करते हैं, धर्म की जो इन्होंने दुकान खोल रखी है और लोगों को पाखंड के नाम पे भटकाने का काम कर रहे हैं। तो ये लोग
चुनाव से पहले देखना दंगे करवाने का प्रयास करेंगे। आपको नहीं लगता जितने भी देश में संगठन चल रहे हैं उनमें पारदर्शिता होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए, इनकी ऑडिटिंग होनी चाहिए, फंड कहाँ से आ रहा है, कहाँ खर्च हो रहा है, इसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए और एक स्वतंत्र एजेंसी इनकी जांच करे और पूरा इसका लेखा जोखा होना चाहिए कि इसमें जो गतिविधि है वो क्या है, उनका पूरा लेखा जोखा सरकार के पास जाना चाहिए और विपक्ष को भी इसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए। इस तरह से नहीं है कि साहब हम जांच कर रहे थे और चुनाव आने वाला है तो हमने छापे डाल दिए। पीएफआई के जो बैन के समर्थन में है? नहीं, हाँ बिल्कुल, पीएफआई के भी बैन के समर्थन में और हम आपके चैनल के माध्यम से मांग करते हैं कि आरएसएस जैसे जितने भी कट्टरपंथ संगठन है और पीएफआई जैसे और जितने भी कट्टरपंथ संगठन है सब पे बैन लगना चाहिए और पारदर्शिता के साथ सबकी जांच होनी चाहिए, सबकी ऑडिटिंग होनी चाहिए, कहाँ से पैसा आया, कितना पैसा आया, कहाँ खर्च हुआ और इसमें जो भी संलिप्त हो, जिसकी भी संलिप्तता हो, चाहे वो किसी भी जाति का हो, धर्म का हो, पार्टी का हो, हर व्यक्ति के खिलाफ धारा जो हमारा जो आईपीसी है उसके तहत सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि साहब उसका फर्जी एनकाउंटर कर दो और उसके घर पे बुलडोजर चढ़ा दो। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी कर रही है कि कहीं कोई अपराधी पकड़ जाता है और उसके बीजेपी से कहीं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से तार जुड़े होते हैं तो मामले को रफा दफा करने के लिए उसके घर पे बुलडोजर ही चढ़ा दिया जाता है। इतना खतरनाक संगठन है तो फिर उसे 5 साल के लिए क्यों बैन किया गया? उसको बिल्कुल बैन कर दो ना और जो लोग हैं उनके ऊपर सख्त कार्रवाई करो। 5 साल के लिए क्यों किया गया? मिली भगत है साहब, 5 साल के लिए बैन नहीं किया। चुनाव आने वाला है तो इस वजह से एक चुनावी स्टंट किया जा रहा है कि हम साहब पोलराइजेशन करेंगे और इसमें जो इस तरीके की कट्टरपंथ पार्टियां हैं ये सब मिली हुई हैं। चचा जान भी इसमें मिले हुए हैं और चचा जान जैसे और जो कट्टरपंथ वाली पार्टियां वो भी मिली हुई हैं कि इसके नाम पे पोलराइजेशन होगा, हिंदुओं का वोट अलग जाए और मुस्लिमों का वोट अलग जाए, संविधान की बात ना हो। ओवैसी साहब सर्वविदित है, उत्तर प्रदेश में ओवैसी साहब उन सीटों पे चुनाव लड़े हैं जहां पे उन्होंने निश्चित रूप से कांग्रेस, सपा, बसपा जैसी पार्टियों को नुकसान पहुंचाया है। इन्होंने सीधे तौर पे बीजेपी को फायदा पहुंचाने का प्रयास किया है। बिहार में भी इन्होंने यही काम किया था और बंगाल में भी इसी काम को करने की कोशिश की थी। हालांकि बंगाल का जो वोटर था वो कंपैरेटिवली समझदार था, पढ़ा लिखा था, तो बंगाल में इनकी साजिश काम नहीं कर पाई। लेकिन बिहार और उत्तर प्रदेश में ओवैसी साहब ने निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के रूप में काम किया और यहाँ की जनता के साथ धोखाधड़ी हुई। लेकिन डॉक्टर साहब, ये जो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया है पीएफआई, ये मुस्लिमों का संगठन बताया जाता है लेकिन इसका जो नाम है कोई इसमें मुस्लिम कोई वर्ड नहीं है और 5 साल के लिए इसको बैन करती है मोदी सरकार। इसके भविष्य में क्या देखते हैं आप? क्या ये सरकार को सपोर्ट कर सकता है? चुनाव खत्म होने तो सपोर्ट ही सपोर्ट है। जैसे चचा जान को फंडिंग होती है ऐसे ही पीएफआई को फंडिंग होगी। ये सब मिले हुए हैं। जैसे वो पहले एक सीरियल आता था ना शक्तिमान, तो बाद में पता चला था दर्शकों को कि गंगाधरी साहब शक्तिमान है। तो उसी तरीके से चाहे पीएफआई हो, सिमी हो, चाहे आरएसएस हो, बजरंग दल हो, इस तरह के जितने भी कट्टरपंथ संगठन है, जितनी भी कट्टरपंथ से जुड़ी हुई राजनीतिक पार्टियां हैं, इन सब के तार इस समय बीजेपी से, चाहे वो आप कह लो प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से, डायरेक्टली, चाहे कान सीधा पकड़ लो, चाहे घुमा के पकड़ लो, सब मिले हुए हैं और जनता को ये गोलमोल करके घुमाने का, बरगलाने का, भ्रमित करने का और जनता को मुद्दों से भटकाने का प्रयास कर रहे हैं।